बच्चों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और ये चैप्टर 12वीं में बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की बातें इस चैप्टर में यूज होने लग जाती हैं और बच्चे उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगले 1 से सवा घंटे के अंदर मैं इस टॉपिक को इतने अच्छे से आपको करा दूंगा कि आप जो भी इसकी प्रॉब्लम करेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें चल रही हैं। टाइम वेस्ट करे बिना लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा जो हमें समझ आना चाहिए वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हम बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लक्स की जो कैलकुलेशन है हम उसे जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक है तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन है हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ए क्या है? एरिया का वेक्टर है विच इज जनरली, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एरिया के वेक्टर में। ये बेसिकली एरिया का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही होता है, बस इसकी डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है जिस भी सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ आता है। बी डॉट ए क्या होता है बच्चों? ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, वो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। तो बी ए कॉस थीटा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली हो जाएगा अगर एक लूप है। अगर एक से ज्यादा लूप होते हैं तो बहुत बार नंबर ऑफ लूप्स भी इसमें आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी विल सी दैट एज वी मूव अलोंग। अब अगर सिंपल सा केस में कंसिडर करूं जहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक एरिया है, तो इन दिस केस हम जब एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो हम एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से यहां पे कंसिडर करेंगे, सरफेस से परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड ए है और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इधर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो वहां से हमें यह बात समझ आती है कि जो फ्लक्स हो जाएगा यहां पे वो बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस 0 डिग्रीज, और कॉस 0 डिग्रीज आपको पता है कि वो 1 होता है, तो वो बी इंटू ए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सो होपफुली बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग केस और बनता है हमारे सामने जिसमें अगर एरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अगर एरिया इस तरीके से टेढ़ा है तो इन दैट केस आपका एरिया वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और यहां से जब आप फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो सिंपली बी डॉट ए विच इज बी ए कॉस थीटा हमारा फ्लक्स आ जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये होती है कि अगर ये जो एरिया है अगर हम उसका ये वाला कंपोनेंट निकालें तो इन दैट सिनेरियो हमें ये बात समझ आएगी कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एरिया का ए कॉस थीटा होगा। और इन दिस केस अगर मैं इसको बोलता हूं ये वो वाला एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो इन दिस केस मैं अपने फ्लक्स को खाली बी ए कॉस थीटा की जगह बी ए परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं कि अगर हम प्रोजेक्शन एरिया कंसिडर कर लें या फिर वो वाला एरिया कंसिडर कर लें जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना होगा हम ये फिगर आउट कर सकते हैं। इसमें मेरे बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात ये बनती है कि अगर यहां पे सरफेस ऐसे भी होती तो भी जो एरिया मैटर करता वो ये वाला ही मैटर करता, क्योंकि जो प्रोजेक्शन एरिया है वो ये वाला ही होता। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो यहां से पास करती सरफेस से, वो सरफेस सिर्फ उसमें ये वाला एरिया मैटर कर रहा है, सरफेस ऐसे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आई होप आप लोगों को एरिया ऑफ प्रोजेक्शन या ए परपेंडिकुलर वाली जो मैं बात बोल रहा हूं वो समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे बच्चों और हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। जब हम फैराडेज लॉ की बात करते हैं मेरे बच्चों तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फैराडे वाज द गाय हु टोल्ड अस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली पहले हमें ईएमएफ के सोर्सेस केमिकल सेल्स में ही पता थे, बट जब फैराडे ने यह लॉ दिया उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, जिसकी वजह से आज की दुनिया में इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन आ पाया है। वरना हम कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो हमारे पास वही सेल होते हैं जो हम इन्वर्टर की बैटरियों में होते हैं या गाड़ियों की बैटरी में या छोटे पेंसिल सेल जो भी है, वैसी सब चीजें चल रही होती, एंड ऑब्वियसली दैट इज लिमिटेड।
तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो फैराडे क्या बता रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो कह रहा है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कब, जब भी किसी लूप या किसी भी सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, ठीक है। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो बातें यहां पे हो रही हैं कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप से पास करने वाला चेंज होगा तो उस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वो ये कह रहा है कि दैट अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो डी फाई बाय dt है। इसमें बहुत बार एक माइनस साइन भी लगा देता है, आई विल शो यू, टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट यूजिंग लेंज लॉ, बट अगेन इस तरीके से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर सकते हैं। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी जो यूनिट है मेरे बच्चों वो वोल्ट है, ठीक है। और ऑब्वियसली एफ आई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसका डिफरेंशिएशन है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक लूप है और उस लूप के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, ऐसे भी मान लेते हैं एक बल्ब लगा हुआ है उस लूप के अंदर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सी बात है। अब सपोजिटली हमारे पास एक यहाँ पे बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ साउथ पोल कुछ ऐसे है, और मैं इस बार मैग्नेट को लेट्स से इधर की तरफ लेके जाता हूँ, इफ आई मूव दिस बार मैग्नेट लाइक दिस, तो लूप ऐसे रखा है और मैं बार मैग्नेट को ऐसे लेके इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा जैसे जैसे बार मैग्नेट पास आएगा जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पास कर रही होगी वो बढ़ जाएगी, तो जो इस लूप से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो एज पर फैराडे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस लूप के अंदर तो इस लूप के अंदर कुछ करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जब इस लूप के अंदर कुछ करंट फ्लो करने लग जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि यहाँ पे एक लूप होगा, उसमें एक बल्ब होगा, और मैं एज अ जादूगर अपने मैग्नेट को ऐसे लेके आऊंगा तो उस बल्ब में कुछ अगर लाइट जल जाएगी, तो आप सब लोग टिल डेट अगर आप सोचोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड विद दिस, बट ये एक्चुअली में हो सकता है और एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल। यहां पे एक हमारे सामने बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग लेंज लॉ यूज करते हैं, और लेंज लॉ हमें क्या बोलता है कि एन इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट क्रिएटेड इट। तो भाई अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे थे तो जो इंड्यूस करंट है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर रहे थे तो ये जो इंड्यूस करंट है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। सो ये बेसिक बात हम समझ सकते हैं जब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। ये माइनस साइन भी इसी वजह से आता है कि जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस चेंज को अपोज करेगा। दैट इज बेसिकली द फीलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इवेंचुअली इसको हम क्वेश्चन करते समय कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड में हम बस देख लेते हैं डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, और डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ वाली बात यूज कर लेते हैं, और लेंज लॉ वाली बात में कैसे डिटरमाइन करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन डिटरमाइन करते समय हम सिंपली ये कहते हैं अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो प्लेस आरएचटी। अब आरएचटी क्या है, ये राइट हैंड थंब, ये है राइट हैंड थंब, ठीक है। तो राइट हैंड के थंब को आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना बी एक्सटर्नल से, प्लेस राइट हैंड थंब अपोजिट टू बी एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल ऐसे सिचुएशन समझते हैं कि यहां पे हमारे पास एक लूप है और ये एक मैग्नेट है। अब भाई मैग्नेट अगर इस लूप में इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। अगर मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी जैसे जैसे मैग्नेट पास जा रहा है। अब जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो फिर हमें ये बात समझ आएगी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। तो हम अगर ये देखना चाहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम अपने थंब को अपोजिट टू बी एक्सटर्नल प्लेस करेंगे, विच इज इन दी अबव डायरेक्शन हम प्लेस करेंगे। और जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है, ठीक है, जब हम थंब को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है वो हमें बताएगा कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में है। जैसे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर आप देखोगे तो हमने अगर थंब को इधर की तरफ रखा तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब अगर ऐसे करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो इसको आप फ्लक्स बढ़ा रहे थे इसके फ्लक्स के बढ़ाने को अपोज करेगा, उसे कम करेगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस।
दूसरी बात, अगर हमारा फ्लक्स कम हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन है कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, देन हमें अपने राइट हैंड थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो हमें थंब को बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में प्लेस करना है। बेसिकली हमें बी एक्सटर्नल को सपोर्ट करना है अगर हम मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल इस तरीके से है, और इन दिस केस ये मैग्नेट अगर ऊपर जा रहा है, तो इसमें हमें समझ आएगा कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो हमें आरएचटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना है टू बी एक्सटर्नल। अब यहां पे हम सोचते हैं बी एक्सटर्नल किधर होगा। मेरे बच्चों, आई होप आपको पता होगा कि जो एक बार मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो ऐसे घूम के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही हैं तो आपको बी एक्सटर्नल से अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन क्या कहते हैं, बी एक्सटर्नल सपोर्ट करना है हमें। तो ऊपर की तरफ सपोर्ट करेंगे, हमारा करंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब हमारा करंट ऐसे आ जाएगा तो इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेंस लॉ से ये भी हम अचीव कर सकते हैं मेरे बच्चों। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड वेदर द लूप विल एक्सपैंड और कंप्रेस, तो अब आप ये सोचो कि इसमें फ्लक्स जब बढ़ रहा होगा, इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा था, इस केस में हमें पता है फ्लक्स बढ़ रहा था, तो जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो इस केस के अंदर हमें फ्लक्स कम करना है। फ्लक्स कम करने के लिए इस लूप का एरिया कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है इस लूप का एरिया कम होना चाहिए। तो जब आपको समझ आ रहा है कि इस लूप का एरिया कम होना चाहिए, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि इन दिस केस लूप पे जो फोर्सेस लगेंगी वो इस तरीके से लगेंगी कि वो कंप्रेस हो जाए। इन दिस केस जब हम सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि इस बार ऊपर जाने से फ्लक्स कम हो रहा है तो लूप का एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, या लूप का एरिया कम होने से फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया बढ़ने से बढ़ेगा ना, और कम हो रहा है तो हमें बढ़ाना है उसे। तो इन दिस केस जो आपका लूप है वो एक्सपैंड करना चाहिए, जो फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। तो आई एम श्योर बच्चों आपको बेसिक फैराडेज लॉ क्या होता है और हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं लेंस लॉ को, और उसकी बेसिक बातों की कैसे हम समझ सकते हैं वो समझ आ रहा है। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। सो बच्चों, फैराडेज लॉ तो आई होप आपको समझ आ गया होगी लॉ क्या है। जो दूसरी चीज है जो हम करना चाहते हैं कि फैराडेज लॉ की एप्लीकेशन समझना चाहते हैं वो कैसे होगी। तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि फैराडेज लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे नोटिस करिए। हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर के एंड पॉइंट्स पे कंडक्टिंग रेल्स हैं जो आगे तक जा रही हैं, उनकी खुद को रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पे एक कंडक्टिंग रॉड है जो मैंने प्लेस करी हुई है। अब अगर ये रॉड आगे की तरफ v वेलोसिटी से जाएगी तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि कितना ईएमएफ इस सर्किट के अंदर इंड्यूस होगा। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है आईआर, करंट थ्रू द रजिस्टर, और पूछा हुआ है एफएम विच इज फोर्स ऑन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस रॉड। तो अगर हम आईआर की बात करते हैं तो अब क्वेश्चन तो जनरली करंट के केस में तो आपको कोई बैटरी वगैरह चाहिए, अब यहां कोई बैटरी तो है नहीं, तो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से कोई बैटरी वाली फीलिंग आएगी। तो जैसे आप ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है वो हमें फैराडेज लॉ से पता है, d∅dt होता है। सबसे पहले हम सोचेंगे फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला है b डॉट ए, बी यहां पे दे रखा है इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एरिया जो होगा यहां पे आप सोच के देखिए कि ये लेंथ तो हमें पता है एल है, तो एरिया हमें इस पूरे एरिया को हमें कंसिडर करना है। तो यहां पे जब हम नोटिस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा x है। जब ये वाला डिस्टेंस हमारा x है तो हम लोग कहेंगे कि जो एरिया है वो l इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस की बात करेंगे, जो फ्लक्स आ गया हमारे पास, तो जब हम ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे तो हमें पता है d∅dt करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ये क्लियरली दिख जाएगा b और l तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन आएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे से b इंटू एल इंटू dx/dt। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, dx/dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है, वो वेलोसिटी होता है किसी भी चीज के लिए। तो ये BL हमें समझ आ जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हम करंट की जब बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें निकालना था कि कितना करंट होगा, तो जब हम करंट की बात करेंगे तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना है। अब अगर इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो गया BLV और टोटल रेजिस्टेंस कुछ R है, तो करंट हमें पता चल जाना चाहिए BLV/R है। और यहाँ पे दूसरी बात जो हम सोचेंगे वो है कि करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। वो कैसे सोचा जाएगा, हमने लेंस लॉ से सिंपल सी बात एस्टैब्लिश करी थी, फ्लक्स बढ़ रहा है तो राइट हैंड थंब को हम अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो राइट हैंड थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल रखेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, जब ये इधर की तरफ जाएगा तो एरिया बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फिर हम अपने थंब को ऑपोजिट टू द बी एक्सटर्नल रखेंगे, विच इज इस तरीके से हम लोग रखेंगे अपने थंब को
और जब हमने फिंगर का कर्ल देखेंगे तो देखिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी फिंगर का कर्ल आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो जो मैं पढ़ाया है तो आप उस डाउट को कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि आपको डाउट है। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो करंट की डायरेक्शन पता चली, करंट की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा इस रॉड के ऊपर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे एक ये आती है कि अगर ये जो रॉड है वो राइट की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है तो फिर तो, और इसमें कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा ये, और ये v वेलोसिटी चलता रहेगा तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, तो फिर तो वी विल हैव एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी वॉर, क्योंकि हर कंट्री के पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज आ जाएंगे। बट ऐसा सच नहीं है ना, ये गलत फीलिंग है कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज आ जाएंगे। एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो रॉड है इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगी, जो कंडक्टिंग रॉड है इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी। अब आप कह रहे हैं कैसे फोर्स लगेगी जी? भाई ये बात हमें पता है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड होती है, कंडक्टर होता है, उसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ तो उसपे, सॉरी इसमें कुछ करंट पास कराओ तो उसमें फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है बच्चों? BIL फोर्स लगती है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी? बी हमें पता है, बी है, आई हमने निकाल लिया, BLV/R है, और फोर्स एल तो एल है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B²L²V/R। तो कैलकुलेशन आप कर लोगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था तो IL क्रॉस B से आप निकाल सकते हैं कि जो L है वो इधर की तरफ है और B इंटू दी प्लेन है, तो L क्रॉस B जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा। ऐसे कुछ आप सोच सकते हो। या फिर तो मैं रूल मैं फॉलो करता हूं, मैं क्या करता हूं, करंट की डायरेक्शन में मैं अपने थंब को प्लेस करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी चारों फिंगर्स को प्लेस करता हूं, और जो पाम होता है, क्योंकि फीलिंग आती है ना पाम की तरफ ही फोर्स लगती है अगर चाटा मारता हूं तो, ठीक है, तो पाम जो आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, तो यहां पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये जो रॉड है धीरे धीरे स्लो डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको बेटा वीडियो फास्ट लग रहा है तो यू कैन स्लो इट डाउन, और वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो आप अपने नीड के हिसाब से उसे स्पीड अप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो हमारे को ये दिखाई देता है, एक क्वेश्चन है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें 10 टर्न है और उसका एरिया इतना है, वो हमने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस लूप में 2 टेस्ला पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। तो अब सिंपल सी कहानी है, हमारे पास एक लूप है, इस लूप का जो एरिया है वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको अगर मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 250 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहां पे देखते हैं फ्लक्स की बात करेंगे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इधर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर भी हो जाएगा इधर की तरफ। अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैंने यहाँ पे n क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बच्चों अगर n टर्न है तो एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है ना, तो जब दूसरा टर्न प्लेस कर रहे हो तो उसकी वजह से और फ्लक्स बढ़ रहा है, तीसरा प्लेस करो तो और फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अगर हमारे पास n टर्न है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो n इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा। तो n तो हमें पता है 10 है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया जो है वो 0.025 मीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी। ये हमारा फ्लक्स है विच इज 0.25 इंटू बी। अब अगर हमें यह निकालना है कि EMF इंड्यूस कितना होगा, EMF इंड्यूस करने के लिए हमें d∅dt की वैल्यू निकालनी है। d∅dt की वैल्यू निकालनी है तो जब 0.25 तो यहाँ कॉमन नहीं है, b की जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिंपली dB/dt हो जाएगा। अब आप नोटिस करिए dB/dt क्वेश्चन में दे रखा है कि जो b इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकंड है, तो हमें बता रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ b dB/dt जो है वो 2 टेस्ला पर सेकंड है। तो यहां पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.25 इंटू 2 जब हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा 0.5 वोल्ट। EMF की यूनिट है ऑब्वियसली वोल्ट होगी, तो इस लूप के अंदर 0.5 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो जाएगा। अगर इस इंडक्शन की डायरेक्शन हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसके इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो हम थंब के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो यहां पे जो आपका करंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों तो डू हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, इट रियली मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एसी जनरेटर के ऊपर। एक क्वेश्चन आता है, एसी जनरेटर बेसिकली एक ऐसा सोर्स हम बनाना चाहते हैं EMF का जिसका वेरिएशन जो है EMF का वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाला वेरिएशन हो, साइनसॉइडल वाला वेरिएशन हो बेसिकली।
तो अब इसमें हम बड़ा सिंपल सा एसी जनरेटर होता है हमारे सामने। जनरली हमारे एसी जनरेटर में क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसे आती है वो मैग्नेटिक फील्ड कि हम एक मैग्नेट इधर प्लेस कर देते हैं, एक मैग्नेट का साउथ पोल इधर की तरफ प्लेस कर देते हैं, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जारी होती हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, अब इनिशियली जो आपका लूप है, ठीक है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, इसे आर्मेचर भी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब या मतलब कॉइल या जो भी बेसिकली, तो यहां पे ये जो लूप है वो कुछ ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो अब इनिशियली कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ये सोच के देखो एक सेकंड के लिए। इनिशियली तो कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं पास कर रहा होगा कोई फ्लक्स? क्योंकि अगर लूप ऐसे है और फील्ड लाइंस ऐसे निकल गई तो उसको तो लूप ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने तो लूप को क्रॉस ही नहीं किया ना, ठीक है। और दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए है। अब बी डॉट ए फॉर्मूले के अंदर हमें समझ आता है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इनिशियली अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो जीरो होगा। बट अब इसमें होता क्या है जनरली एसी जनरेटर में, या तो हम कोल यूज करके, या फिर हम हाइड्रो पावर यूज करके, या फिर हम न्यूक्लियर पावर यूज करके हम इस लूप को घुमाने लग जाते हैं। अब जैसे ही हम इस लूप को घुमाते हैं, जैसे ही हम लोग इस लूप को घुमाते हैं, आप इमेजिन करिए इनिशियली में लूप ऐसा है तो कोई भी एरिया यहां पे पास नहीं कर रहा, जैसे लूप को घुमाया तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप से पास करने लग जा रही हैं, तो यहां पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जा रहा है इस लूप से जो पास कर रहा है। अब जब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से पास करेगा और वो चेंज भी हो रहा है हमें दिख रहा है, तो इन दैट केस कुछ इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके लिए सबसे पहली बात हमें सोचनी है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर मान लेते हैं n है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b है और एरिया a है। एन बी डॉट ए जब करेंगे तो एन बी ए cos of the angle between the two angle between the मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आ जाएगा। अब यहां नोटिस करने वाली बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर है वो तो इधर की तरफ पॉइंट करता है, जो एरिया वाला वेक्टर है वो इस लूप को, जब ये लूप घूम जाएगा तो येलो वाली ओरिएंटेशन में ये लूप है, तो इन दैट केस एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ पॉइंट करेगा। अगर ये लूप थीटा से घूम गया तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो एनबीए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या कहते हैं ये फ्लक्स हो जाएगा। अगर दोबारा से सोचेंगे इस बात को, इनिशियली एरिया वेक्टर इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल था। अब एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, थीटा एंगल एरिया वेक्टर घूमा, तो ये एंगल जो बचा हमारा वो 90 माइनस थीटा बचा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो हमारा एंगल है। अब दैट इज परफेक्टली ओके। अब एक और बात है कि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो थीटा हमें जनरली पता होता है कि वो ओमेगा टी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे थीटा को ओमेगा टी भी डाल सकता हूँ। तो एन बी ए पहले तो हमें पता चल जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा बेसिकली साइन ऑफ थीटा हो जाता है, और थीटा की जो वैल्यू है अभी हमने देखा कि वो ओमेगा टी के बराबर होगी, कि जो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज ओमेगा बेसिकली, तो दैट इज ओके। तो हमारे पास ये फ्लक्स आ गया। अगर आप लोग ईएमएफ इंड्यूस की बात करना चाहते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो एनबीए तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जनरली बच्चों को पता है cos ओमेगा टी हो जाता है। एक चीज बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं कि ओमेगा यहाँ पे हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा एनबीए ओमेगा cos ओमेगा टी। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑब्वियसली ये इस ईएमएफ इंड्यूस की पीक वैल्यू है, तो आपका बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस जो हो गया वो ई नॉट cos ऑफ ओमेगा टी हो गया। एंड बेसिकली ये जो cos ऑफ ओमेगा टी है ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इस केस में हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया है। That is how an AC generator works, whether it is in a thermal power plant, whether it is a nuclear power plant, or whether it is a hydro power plant. In सब cases में जो आपका AC जनरेटर वो कुछ इस तरीके से काम करता है। कुछ यहाँ पे स्लिप रिंग्स होती हैं जिसके चक्कर में कॉइल जब घूमता है तो आगे वो वायर ट्विस्ट ना हो, उस तरीके से कुछ स्लिप रिंग्स जाती हैं कार्बन ब्रशेस के साथ, वो सब छोटी मोटी बातें हैं। दैट इज परफेक्टली ओके, बट दिस इज बेसिकली द AC जनरेटर की वर्किंग। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। सो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को मूव करते हैं, स्पेशली किसी कंडक्टर को जब हम मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
तो उसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल केस कि हमारे पास एक रॉड है, उसको हम कुछ इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एल लेंथ की रॉड है, वी वेलोसिटी कंडक्टिंग रॉड है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया है। सबसे पहली बात यहां पे आप नोटिस करने वाली है, देखिए जब आप इसे मूव करेंगे तो जो फ्री चार्जेस है हमारे, जनरली इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी कहानी मान के चले, अगर पॉजिटिव चार्ज पे मैं फोर्स देखता हूं तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो जब मैं v क्रॉस b की बात करूंगा तो उन चार्जेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगी। अगर यहां पे मैं नेगेटिव चार्जेस को देखता हूं मेरे बच्चों, तो इन पे जो फोर्स होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे कुछ ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और यहां पे कुछ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब आपको जब ये बात समझ आई कि ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और नीचे कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, अब हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि यहां पे कुछ इन चार्जेस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली कंडक्टर है, जैसी फोर्स लगी तो चार्जेस जहां पे फोर्स लगी उधर की तरफ मूव कर। अब इन चार्जेस की वजह से पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड अवे होती है और नेगेटिव चार्जेस के टुवर्ड्स होती है, दोनों डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉइंट करती हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो किस हिसाब से इंड्यूस होगी, ये सोचने वाली बात है मेरे बच्चों। वो इस हिसाब से इंड्यूस होगी कि अगर कोई चार्ज की हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम कोई चार्ज यहां पे देखें तो उस चार्ज के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक पॉजिटिव फोर्स होगी नीचे की तरफ, विच विल बी पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी नीचे की तरफ, और एक उस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB sin थीटा, विच इज QVB sin 90 डिग्री हो जाएगी, तो QVB ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगी। एंड इवेंचुअली जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगी कि Q इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QVB, Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी होगी विच वुड बी इक्वल टू B इंटू बी। ये क्या है मेरे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है यहां पे जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है इन दिस केस। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है तो यहां से अब हम लोग सोचते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के क्रॉस। जो अगर हम ईएमएफ इंड्यूस निकालना चाहते हैं, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा होगा, विच इज बेसिकली दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। और जब इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो गई है नीचे की तरफ, तो हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो गई है वो V इंटू बी है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इंड्यूस हुई इंटू L, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई वो V इंटू बी है, तो ये हमारे पास BVL कुछ ये जवाब आ जाएगा कि इन दिस केस जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा वो BVL होगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो फाइनली अब आपको क्या याद रखना है कि कभी भी कोई कंडक्टर अगर मूव कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है विच इज इक्वल टू BVL। और उस ईएमएफ इंड्यूस की पोलैरिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली ये देख लीजिए कि एक चार्ज में फोर्स किधर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो फोर्स यहां पे ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जिधर की तरफ फोर्स लगता है उधर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, और जिधर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है वो उधर की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो ऐसे आप एक BVL ईएमएफ का सेल यहां पे सिंपली एक कंसिडर कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये मोशनल ईएमएफ की कहानी है। अब जब हम यहां नोटिस करते हैं तो अब आप देखो एक क्वेश्चन में यहां पे लेके आ रहा हूं इन विच अगेन यहां पे एक हमारे पास फिर से एक रेजिस्टर है, एक दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, यहाँ पे एक रॉड है इधर की तरफ चल रहा है। अब आपसे फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ना ये क्वेश्चन हम लोग फैराडेज लॉ से भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो वहां से भी आप कर सकते हो, बट अभी मैं मोशन ईएमएफ से करके दिखाता हूं और दिखाता हूं कि रिजल्ट किस तरीके से सेम आएगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, ऐसे कुछ यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक ईएमएफ आ जाएगा BVL। ये सबसे पहली बात है जो हमें सोचनी है यहाँ पे। अब जब BVL ईएमएफ आ गया तो आपको इमेजिन करना एक सेल BVL ईएमएफ का है और एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, तो ये बात तो बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया है तो जो उसमें करंट हो जाएगा यहाँ पे इस लूप के अंदर E/R हो जाएगा, और E/R की जब वैल्यू हम नोटिस करेंगे तो BVL अपॉन R में यहाँ पे करंट आ जाएगा। सो दैट इज परफेक्टली ओके। हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगेन डायरेक्शन ऑफ द करंट भी यहाँ पे देखेंगे तो हमें सेल की डायरेक्शन पता चल गई, ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, पोलैरिटी है।
तो यहाँ पे सेल में करंट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, जो सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है फाइंड द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द रजिस्टर। जब हम रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द रजिस्टर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात कहेंगे आई स्क्वायर आर है। अब जब हम ये आई स्क्वायर आर लिख रहे हैं तो आई स्क्वायर आर में आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर, सॉरी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर हमारे पास आ जाएगा। जो इस रजिस्टर में हीट डिसिपेट हो रही है इतनी जूल्स पर सेकंड या इतनी वॉट आपकी हीट डिसिपेट हो रही है रजिस्टर के अंदर। अब अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द रॉड फॉर द रॉड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए रॉड कितनी वेलोसिटी से मूव करे। तो जैसे यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जब हम इस रॉड को कुछ वेलोसिटी v दे रखी है तो और इसमें अब करंट फ्लो करने लगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात समझी थी कि एक कंडक्टिंग रॉड के अंदर अगर उसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? BIL। तो जब BIL फोर्स की मैं यहां पे बात करूंगा तो B हमें पता है, I हमने निकाल लिया BVL/R और L हमें पता है, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ये फोर्स लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये किस डायरेक्शन में लग रही होगी फोर्स? यहां सोचते हैं वेलोसिटी, करंट किधर की तरफ है? करंट इधर की तरफ है। फोर्स होती है IL क्रॉस B होती थी हमारे पास, तो IL क्रॉस B में L इधर की तरफ है, B नीचे की तरफ है, तो L से B तक जाएंगे तो फोर्स इधर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से सोच सकते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट से, या फिर सिंपली जो मैं तरीका सोचता हूं कि करंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टू दी प्लेन है, फोर्स कुछ इधर की तरफ आ जाएगी, तो वहां से भी हम लोग फोर्स यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। तो फोर्स जो आ जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V/R इधर की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो रॉड है इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। बट इन्होंने पूछा है अगर आप रॉड की वेलोसिटी को कांस्टेंट चाहते हो तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो आपको एक्चुअली में राइट की तरफ यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी चाहते हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली जो फोर्स आप मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगा रहा है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आप इस रॉड पे राइट की तरफ लगा देंगे। अब एक और पार्ट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड पावर ड्यू टू दिस F एक्सटर्नल। ये F एक्सटर्नल कितनी वॉट की पावर इसको डिलीवर कर रही है। तो अगर ये F एक्सटर्नल कितनी वॉट की पावर इसको डिलीवर कर रही है, हम ये बात फिगर आउट करना चाहते हैं, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स के टर्म्स में क्या होता है? F.V। तो F.V की अगर हम बात करें तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो राइट की तरफ B स्क्वायर L स्क्वायर V/R लगा रहे हैं, इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड V है, इनटू एंगल कितना है इन दोनों फोर्सेस के बीच में? 0 है, तो cos 0। तो वहां से हमें ये बात समझ आ जाएगी कि जो फोर्स जो पावर जो ये रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से देने में लग रही है वो B स्क्वायर L स्क्वायर V/R है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे ऑब्जर्व, सॉरी V स्क्वायर/R है, बट एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है कि जितनी पावर आप इस फोर्स से यहाँ पे दे रहे हैं, जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली उतनी ही हीट इस रजिस्टर के अंदर डिसिपेट हो रही है। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इवेंचुअली हीट एनर्जी में डिसिपेट कर दिया है। दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस आर हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई डाउट है जो भी मैं करा रहा हूं उसके अंदर, तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट विद योर डाउट। या फिर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो जिस पे मैं बात करूं तो भी आप मुझे बता सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट अगेन। अगले प्रश्न के अंदर हमने मोशन ईएमएफ में थोड़ी सी चीजों को बदल दिया। यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है AB, जिसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, और ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट यहाँ पे कुछ हमने क्या किया कि इसके एंड को बेसिकली एक कंडक्टिंग लूप के अराउंड कनेक्ट किया और इस लूप में एक रेजिस्टर बाहर निकाल के ऐसे कनेक्ट कर दिया इसके सेंटर वाले पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करंट थ्रू द रेजिस्टर कितना होगा। अब करंट थ्रू द रेजिस्टर की जब बात आती है तो आप कहोगे यहाँ पे कुछ करंट सेल वेल तो है नहीं, तो करंट क्यों होगा रेजिस्टर में? कोई करंट नहीं होगा, जीरो आंसर देके खुश हो जाओगे। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस, कोई चीज मूव करी है ना मैग्नेटिक फील्ड में, जब कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे जब ये मूव कर रहा है तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया कि भाई ये जो रॉड है ओमेगा से मूव कर रही है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब नॉर्मली तो हम ईएमएफ इंड्यूस के बारे में बात करते हैं तो हम तो कहते हैं यार कि BVL ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट वुड हैव बीन सिंपली ओके। बट यहाँ पे V तो दे नहीं रखा, रॉड की ओमेगा दे रखी है, और हमें ये बात पता है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें दे रखी है तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, क्योंकि हर पॉइंट अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है।
तो फिर इन दिस केस हमें क्या करना पड़ता है कि एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करना पड़ता है जिसकी हम एक वेलोसिटी अज्यूम कर सके। तो यहां से x डिस्टेंस दूरी पे हमने dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कुछ इसकी वेलोसिटी अगेन हम बोल सकते हैं, अगर ये x डिस्टेंस पे तो इसकी वेलोसिटी बोल सकते हैं ओमेगा r विच इज ओमेगा इंटू एक्स। यहां पे बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी। जब हमें पता है इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगी तो हम इस छोटे से रॉड के एलिमेंट के लिए उसका कुछ ईएमएफ निकाल सकते हैं। कितना ईएमएफ होगा? BVL, वेलोसिटी ओमेगा एक्स है और इस एलिमेंट का लेंथ कितनी है? इस एलिमेंट की लेंथ है dx। तो इस छोटे से सेल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगेन वी मे थिंक अबाउट कि इस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमें सिंपली देखना पड़ेगा कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, तो v इधर है, b इधर है, b से b इधर की तरफ। तो यहां पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा सेल का और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो DEMF का सेल जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस तरीके से होगी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर हम ओवरऑल ईएमएफ निकालना चाहते हैं कि कितना इंड्यूस हो रहा है तो हमें इस DE को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर हम पूरी की पूरी रॉड कवर करना चाहते हैं तो x की इनिशियल वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी 0 से और 0 से जाके वैल्यू L तक जाएगी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो जो b ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन आई एम श्योर आपको पता है x²/2 है। और जब आप 0 से L की लिमिट्स डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे को दिख जाएगा b ओमेगा L²/2। इन दिस केस जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो b ओमेगा L²/2 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा था कि करंट कितना होगा, तो करंट की वैल्यू जब आप यहां निकालेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्किट तो बड़ा अजीब तरीके से है, तो किस तरीके से हम लोग ईएमएफ करंट की बात करेंगे। तो देखो मैंने इसको सिंपलीफाई करा है। ए से बी के बीच में हमारा एक सेल बन गया इस पोलैरिटी का, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सारे सेल ऐसे बन रहे हैं, इस पोलैरिटी का सेल बन गया। उसके बाद एक रेजिस्टर आ गया ए और सी पॉइंट के बीच में, और वहां से हम लोगों ने कुछ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि इधर से कुछ रास्ता इधर से आ रहा है, तो जीरो रेजिस्टेंस रास्ता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन सिंपली कंसीडर एज अ सिंगल पाथ। तो वो अगेन इस लूप में अगर करंट देखेंगे आप तो सिंपली इस लूप के अंदर जो करंट हो जाएगा वो E/R हो जाएगा। E की वैल्यू हमें पता है b ओमेगा L²/2 है अपॉन रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको दिख रहा होगा इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में या बिल्कुल प्रिसाइजली कंटेंट देने में आपको हमें बहुत मेहनत लगती है। एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज हेल्पिंग यू आउट देन डू लाइक this video and do share this channel with your friends so that they can also get help from us। आगे जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर कितना होगा। अगेन ये जो घुमाने से जो हम वर्क कर रहे होंगे वो हीट डिसिपेट की फॉर्म में जाएगा और रजिस्टर के अंदर, तो I²R रजिस्टर में हीट डिसिपेट होती है। तो I²R I की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो b ओमेगा L²/2R का होल स्क्वायर इंटू R, इसकी जब हम वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा b² ओमेगा स्क्वायर L4/4R, एक R² और R कैंसिल होके ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि रजिस्टर में कितने वॉट पावर डिसिपेट हो रही है। तो बच्चों ये बेसिकली मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट है हमारा। इसके बाद लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों जो भी हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा और फैराडेज लॉ पढ़ा वो हमें बताता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। नाउ इसके बेसिस पे जब हम टॉपिक्स देखते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो सेल्फ इंडक्टेंस का आता है, और जो दूसरा हमारा सर्किट का एलिमेंट आता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या करें। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें बेसिकली गेम ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है और उसमें कुछ करंट पास कर रहा है आई, तो उस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें पता है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कुछ फ्लक्स पास करेगा उसी सेम लूप की वजह से। तो यहां पे हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज इक्वल टू L इंटू आई। ये जो L है इस L को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल बोल देते हैं। अगेन व्हाई डू वी यूज द वर्ड सेल्फ? बिकॉज उसके खुद के अंदर करंट जा रहा है जिसकी वजह से उसके खुद के अंदर फ्लक्स पास कर रहा है, इसीलिए हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। क्योंकि एक लूप में जब करंट जा रहा है तो उसी लूप के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और उसी लूप से इसका मतलब कुछ फ्लक्स पास कर रहा है जो उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है, दैट इज द फीलिंग। सो जैसे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो हम कह रहे हैं कि अगर इस कॉइल में कुछ करंट आई फ्लो करता है, अगर इस कॉइल के अंदर कुछ करंट आई फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें पता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट
Ni मैग्नेटिक फील्ड होता है एक सोलोनॉइड के अंदर, आई होप आपको पता होगा मैग्नेटिज्म में ये। और म्यू नॉट Ni की वैल्यू भी जब आप देखेंगे तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N दे रखा है, तो म्यू नॉट N बाई L इंटू आई, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा पहली बात। अगर आप फ्लक्स की बात करते हो तो जो फ्लक्स है वो N B A cos थीटा cos तो जीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स N है और एक लूप से जो फ्लक्स पास करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर जैसा कुछ हो जाएगा। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वो म्यू नॉट N बाई L इंटू आई है, इंटू एरिया से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप फ्लक्स देखते हैं तो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L इंटू आई। तो इसी लूप की वजह से जब इस लूप में करंट आई जा रहा है, उस लूप करंट की वजह से इसी लूप से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, इतना कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा। अगर हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो ये जो टर्म है, क्योंकि हमें पता है अगर हम कंपेयर करते हैं phi इक्वल टू Li से, तो ये वाला जो टर्म है वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस वाला टर्म है। तो इस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, बट मुझे लग रहा होगा कि ठीक स्पेस लग रही होगी आप लोगों को, अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर, ये हमारे लिए दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, फ्लक्स इन इटसेल्फ तो हमें कोई कुछ ईएमएफ वगैरह नहीं देता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें कुछ ईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो अब अगर हमारा जो फ्लक्स है वो Li है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एज पर फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी होना चाहिए, एंड दैट वुड बी L डी आई बाई डी टी। सिंपल सी बात है, एज पर फैराडेज लॉ जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा, एंड दैट वुड बी L डी आई बाई डी टी। अब बहुत सारे लोग इसमें इसकी डायरेक्शन लगा देते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि माइनस लगा देते हैं, या फिर कुछ लोग इस तरीके से भी सोच लेते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी इट विल बी एज इफ कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चों, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। जैसे तो अगर यहां पे करंट कुछ इधर की तरफ आ रहा है, खाली करंट आने से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ये बात समझना बात को, करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड है वो करीब करीब L डी आई बाई डी टी हो जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब ईएमएफ इंड्यूस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर अज्यूम करोगे तो वो L डी आई बाई डी टी अज्यूम करना, और जिधर से करंट एंटर हो रहा है उधर पॉजिटिव टर्मिनल मानना, और जिधर करंट लीव हो रहा है उधर नेगेटिव टर्मिनल मानना। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यही होंगे, चाहे करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अलग अलग होंगे, बट एक्चुअली में ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से मैंने लिखी हुई है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो जाएगा। क्या मतलब है, अगर करंट बढ़ रहा है तो समझिए, तो आप उस करंट को कम करना चाहते हो, क्योंकि फ्लक्स Li है, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उस करंट को कम करके आपका फ्लक्स यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसको अपोज करना है करंट को, तो ये डायरेक्शन ठीक है। तो इफ करंट इज इंक्रीजिंग देन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा करंट को, अपोजेस आई, ठीक है। तो बेसिकली वो इसकी तरह इस पोलैरिटी में आ जाएगा, तो हम बोल देंगे L डी आई बाई डी टी इस पोलैरिटी में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट कम हो रहा होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको क्या करना है, करंट को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर करंट कम हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को सपोर्ट करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट्स द करंट आई, और जब वो करंट आई को सपोर्ट करेगा तो पोलैरिटी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम L डी आई बाई डी टी ऐसे नहीं बोलते, हम एक्चुअली मॉड L डी आई बाई डी टी ऐसे बोलेंगे, क्योंकि डी आई बाई डी टी आई डिक्रीज होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट कोई बात नहीं, आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है, ये सब टेंशन आपको नहीं पालनी है, ये बात ऐसी है, बट आपको ये सब नहीं लेना है। जब भी करंट एंटर कर रहा है जिस टर्मिनल से, उधर पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर करंट लीव कर रहा है उधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर आपको इस बात में कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड। अब जब हम इंडक्टर की बेसिक थ्योरी समझ जाते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक इंडक्टर को एक सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो उस इंडक्टर में धीरे धीरे करंट ग्रो करता है। अब करंट किस रेट से ग्रो करता है और करंट कितना होता है, इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे 4 पार्ट बनते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के अंदर, कि करंट थ्रू द इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कितना है। पहला पार्ट है t इक्वल टू 0 प्लस पे। t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब क्या, t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच क्लोज किया था, तो जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद जस्ट 0 प्लस वेरी वेरी स्मॉल एट एनी टाइम t,
किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे क्या फंक्शन होगा करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत देर बाद क्या एक्सप्रेशन होगा करंट के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। एंड ऑल्सो एक और पार्ट हमारे पास आता है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वर्सेस टी। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि सबसे पहले देखते हैं आई एल वी एल एट टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या हो। तब हम टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जब आई एल वी एल तो देखूंगा मेरे बच्चों, तो इसके लिए ना एक फैक्ट मुझे इस्तेमाल करना होता है जो मैंने यहां लिखा हुआ है। बेसिकली करंट वर्सेस टाइम एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है हमेशा। देखो जो ये इंडक्टर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, फ्लक्स में चेंज ही तो अपोज कर रहा है, तो ये फ्लक्स को एकदम से चेंज नहीं होने देता, तो फ्लक्स तो एल आई था, तो जब उसे एकदम से चेंज नहीं होने देता, जो यहाँ पे करंट वाला टर्म है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपको यहाँ पे इस बात का समझ ध्यान रखना है, करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ आता है, उसमें एकदम से जंप नहीं आता। व्हाट डज दैट मीन कि करंट थ्रू द इंडक्टर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस विल बी सेम एज करंट थ्रू द इंडक्टर एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। जीरो माइनस पे जो करंट होगा जीरो प्लस पे भी एग्जैक्टली सेम ही करंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जीरो माइनस पे कितना करंट था, जब स्विच क्लोज नहीं था तो यहाँ पे तो करंट, इसमें स्विच ओपन था तो यहाँ पे तो करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा था। तो अब t इक्वल टू जीरो प्लस पे आपको ये बात पक्का से पता चल जाएगी कि अब जब t इक्वल टू जीरो माइनस पे कोई करंट नहीं है तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे भी कोई करंट नहीं होगा। नाउ डज दैट इंप्लाई कि करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा? नो, नॉट एट ऑल। एल डी आई बाई डी टू की वैल्यू जीरो है, ये इस बात से नहीं इंप्लाई होता कि आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली जीरो है, वो तो फंक्शन देखना होता है ना हम लोगों को। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन अगर हम यहाँ पे एक VL पोटेंशियल डिफरेंस या एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल डिफरेंस का सेल इमेजिन कर ले, ये इस तरीके से इमेजिन कर ले पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इस लूप में जब KVL लगाएंगे तो हमें पता है E माइनस जीरो करंट के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, विच विल इंप्लाई कि एल डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है विच इज माई VL वो वैल्यू E के बराबर आ गई है। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए जीरो नहीं है ऑब्वियसली, तभी तो डी बाई डी टी की वैल्यू नॉन जीरो, करंट चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम टी क्या होगा, देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एट एनी टाइम टी कुछ करंट यहाँ पे आप मान लीजिए इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, वही तो निकालना है, हम तो मान लीजिए करंट कुछ फ्लो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर आप क्या मानेंगे, एल डी आई बाई डी टी मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो और जिधर से करंट एंटर करते उधर पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर करंट लीव कर उधर नेगेटिव टर्मिनल, ये ऑब्वियस बात मैं आपको बता चुका हूं। आई होप ये क्लियर होगा आप सब लोगों को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर इट दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर रेलेवेंट पर्सन हु मे यूज दिस वीडियो। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब जैसे करंट के अंदर और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया, हम केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। अब केवीएल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, केवीएल की जो मेरी इक्वेशन होगी वो होगी E माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। पूरे लूप में जब हम देख रहे हैं तो E माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स जीरो। अब यहां पे ये नोटिस कर सकते हैं आप लोग कि डी आई बाई डी टी को इधर लेके जाओ और फिर E माइनस आई आर वाले टर्म को लेके जाओ इधर, डी टी वाले टर्म को उधर लेके जाओ, यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस। इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से यहां प्लीज थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो t इक्वल टू जीरो पे हमने निकाला था करंट कितना होगा, t इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो था तो जीरो ही करंट, और t इक्वल टू टी पे हम करंट निकालना चाहते हैं। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ ln बोल देते हैं क्योंकि बेस e वाला आता है, तो कोई बात नहीं, e माइनस आई आर। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट से जीरो से i, और यहां पे राइट साइड में dt का l तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन सिंपली t हो जाएगा, और लिमिट से t माइनस जीरो है तो वैसे कुछ आ जाएगा। और log e माइनस आई आर में पहले i डालोगे तो e माइनस आई आर आ जाएगा, माइनस log e आ जाएगा। तो वहां से अगर आप नोटिस करोगे तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू डालेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। जब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो e माइनस आई आर की जो वैल्यू है अपॉन e की जो वैल्यू है वो e रेज टू द पावर, अगर एक छोटी सी हमने गलती कर दी इंटीग्रेट करते समय, माइनस वन बाई आर बाहर भी आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ i माइनस आर है। तो एक वो लीनियर वाला होता था ना कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो ln x होता है, और वन अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन ln a प्लस बी एक्स अपॉन बी हो जाता है। एंड ये e रेज टू पावर, इस माइनस आर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस, एक सेकंड कुछ हमने गलती करी है क्या यहाँ पे,
हाँ गलती है, एल जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, इट्स ओके। तो माइनस आर टी बाई एल ऐसे कुछ आ जाएगा। और फर्दर जब हम इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसे एल डी आई बाई डी टी आपको डालना होगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेस्ट माइनस आर टी बाई एल का डेरिवेटिव ई रेस्ट माइनस आर टी बाई इंटू माइनस आर बाई एल आ जाएगा। तो वहां से आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हमारे को पता चल जाएगा आई एंड वी एट एनी टाइम टी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हो किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो, एंड आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगला जो पार्ट है इसमें वो है आई एल वी एल एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आई एल वी एल एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आप यहाँ पे सीधे सीधे टी की वैल्यू इनफाइनाइट डाल के भी निकाल सकते हो, और मैं एक दूसरा नोट बोलूंगा जिससे मैं निकालना चाहूंगा, जिससे मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि स्टेडी स्टेट जब ये इंडक्टर अचीव कर लेगा तो इंडक्टर करंट को एकदम से चेंज नहीं होने दे रहा था, बट धीरे 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 करंट चेंज होते 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 कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस तरीके से एक टाइम के बाद करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इन स्टेडी स्टेट करंट विल बी कांस्टेंट, एंड हेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो उसके डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। सो इन स्टेडी स्टेट इवेंचुअली आपको ये समझ आ जाएगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है नहीं, करंट फ्लो कर रहा है, तो इट बिहेव्स एज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। ऐसे भी कुछ हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कमिंग बैक टू दिस, सो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी हम कह रहे हैं जो हमारा इंडक्टर है इट विल बिहेव एज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। अगर उस इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी है तो बस रेजिस्टेंस अलग से बना लीजिएगा। इंडक्टर इन इटसेल्फ विल बिहेव एज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो यहाँ पे कुछ करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगा। अगर ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है तो यहाँ पे एक सेल है और एक रेजिस्टर है, तो यहाँ पे सिंपल सा करंट हमारे को समझ आ जाएगा कि E अपॉन R करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर तो हम बोल ही रहे हैं कि वो वैल्यू तो इन स्टेडी स्टेट जीरो हो जाएगी जब वो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इंडक्टर की कहानी हम लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि इंडक्टर में करंट वगैरह किस तरीके से फ्लो करेगा, और कुछ फंक्शंस वगैरह की बात अगर हमारे सामने आती है तो हम फिगर आउट कर सकते हैं। इसी में जो हमारे पास एक और पार्ट आता है वो आता है कि ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा हमारा करंट वर्सेस टाइम का। तो जब हम ग्राफ की बात यहाँ पे करेंगे तो वो हम लोग जब नोटिस करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है। नाउ इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है आपको पता है करंट t इक्वल टू जीरो पे जीरो था, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट की वैल्यू कुछ E बाई आर कॉन्स्टेंट हो गई है। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो कुछ यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है। इस तरीके से हम इस ग्राफ को इमेजिन कर लेते हैं। मैं इसको और ज्यादा एनालिटिकल तरीके से भी बता सकता हूं, बट हमें जानने की इतनी जरूरत नहीं है उसे मैथमेटिकल तरीके में जानने की। हमारे को बस ये समझ आना चाहिए जीरो से स्टार्ट हो और E बाई आर पे आके असिम्प्टोटिकली उसको अचीव रीच कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो वो इनिशियली E से स्टार्ट हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू को तो, और फाइनली ई रेज़ टू माइनस आर टी बाई एल है, और अगर आप नोटिस करेंगे तो इवेंचुअली तो जीरो हो गया था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपका असिम्प्टोटिकली इवेंचुअली जीरो हो रहा है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ है टाइम के साथ वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। इसी के अंदर हम एक टाइम कांस्टेंट वाले भी बात करते हैं। टाइम कांस्टेंट वाली बात सिंपल सी होती है कि अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट इन दिस केस देखें तो ये जो e रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल वाला टर्म है ना, इस टर्म को 1 डालने की कोशिश करते हैं तो यहां से हमारा एक टाइम आ जाता है जिसको हम टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं, वो आ जाती है L बाई आर। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू याद रख सकते हैं तो एक यह बात ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आप टाइम को टाइम कांस्टेंट डाल देंगे तो जो करंट आ जाएगा वो e रेज़ टू पावर 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर माइनस 1 की जो वैल्यू यहां पे होगी वो 1 बाई ई हो जाएगी, विच इज जनरली 0.37। तो ये 0.63 E बाई आर हो जाता है, विच अगेन टेल्स अस दैट इस करंट की जो वैल्यू है वो अपनी 63% वैल्यू तक पहुंच जाता है इन टाइम इक्वल टू टाउ, विच इज L बाई आर। सिमिलरली वोल्टेज वाले ग्राफ से अगर आप देखना चाहोगे तो आप वहां से देख सकते हो कि जो एक्सप्रेशन में वोल्टेज है वो e रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, which is 0.37 E, which basically implies that कि जो वोल्टेज है वो 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी जब टाइम टाउ के बराबर होगा। तो टाइम कांस्टेंट L बाई आर होता है, ये पता होना चाहिए। और
उसमें करंट की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है ये भी हम जान सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर स्टडी ग्रुप, आई होप उन लोगों को भी काफी फायदा होगा इस वीडियो से। इंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर के हमारे सामने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रजिस्टर में पता है कि R1 प्लस R2 हो जाता है, कैपेसिटर में पता है 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। इंडक्टर में क्या होता है ये जानना चाहते हैं आप लोग। अब देखो अगर आप इसे याद करना चाहोगे तो मैं सिंपली बोल सकता हूं इन दिस केस L इक्विवेलेंट जो है वो L1 प्लस L2 आ जाता है। बट बहुत बार आपके स्कूल के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है कि ये L इक्विवेलेंट प्रूव करिए कि कितना हो रहा है। तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, आपको सिंपली पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो V जो है V1 प्लस V2 हो जाता है। और V का जो फॉर्मूला हमें पता है वो पता है L di बाई dt, और V1 जो हो जाएगा वो L1 di बाई dt, और करंट तो दोनों में सेम है। और V2 जो हो जाएगा वो L2 di बाई dt हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो di बाई dt दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमें समझ आ जाएगा कि जो L की वैल्यू है वो L1 प्लस L2 हो जाएगी, विच इज अगेन दिस। तो अगेन ऑलमोस्ट जो रजिस्टर वाला रिजल्ट है वही रिजल्ट हमारे पास आ गया। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि हर हफ्ते एक चैप्टर आपके लिए 12वीं का मैं रिवाइज करता रहूं ताकि चीजें आपको समझ आती रहे अच्छे से। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो इन दिस केस जब हम नोटिस करेंगे तो मैं सिंपल सी बात, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब I जो है I1 प्लस I2 हो जाएगा। अगर अब देखो I का रिलेशन L के साथ कुछ खास है नहीं हमारे पास, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो रिलेशन है वो di बाई dt के साथ है, तो वो जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इज इक्वल टू L di बाई dt है। तो di बाई dt की वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो उसे V बाई L हम लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि di बाई dt से डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक्सप्रेशन को, तो डिफरेंशिएशन होकर तो ये हो जाएगा सिंपली di बाई dt इज इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt, और di बाई dt जो हो जाएगा वो V बाई L इक्वलेंट हो जाएगा, और di1 बाई dt जो जाएगा V बाई L1 हो जाएगा, और di2 बाई dt V बाई L2 हो जाएगा। V दोनों में सेम ही है तो V यहां से दोनों साइड पे कैंसिल कर देंगे, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट कि जो L इक्विवेलेंट है हमारा 1 बाई L इक्विवेलेंट जो है 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, एक्चुअली जो पैरेलल में रेजिस्टर वाला रिजल्ट होता है ऑलमोस्ट वही वाला रिजल्ट हमारा आ गया है। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे बहुत आसानी से इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है मेरे बच्चों, हम उसकी जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, खुद के अंदर करंट चेंज हो रहा था तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में क्या हो रहा है कि भाई किसी और के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो मेरे अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, ऐसा कुछ कहानी है। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में हमारे पास हमेशा दो कॉइल होंगी। तो अगर एक कॉइल हमारे पास ऐसे और दूसरी कॉइल हमारे पास ऐसे, तो हमें पता है कि जो पहली वाली कॉइल है अगर इसमें कुछ करंट पास करेगा तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरी कॉइल में, विच वुड इंप्लाई कि अगर इसमें करंट I1 है तो जो दूसरी कॉइल है उसमें कुछ फ्लक्स पास करेगा जो I1 से प्रोपोर्शनल होगा, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मेरे बच्चों उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये जो M है यहाँ पे ऐसे, ये हमारा दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग बोल देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉइल 1 में करंट जा रहा है और कॉइल 2 में ईएमएफ फ्लक्स पास कर रहा है। सेम बात यहां पे ये हो सकती थी कि कॉइल 2 में करंट जाता और कॉइल 1 से उसकी वजह से फ्लक्स पास करता, तो इन दैट केस हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात यूज करते हुए फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 बोल सकते थे कि M टाइम्स I2 हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अभी भी फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर सकते हो, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हो, ज्यादा देर का वीडियो बचा नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल है जिसका रेडियस R1 है उसमें N1 टर्न्स है, दूसरी कॉइल है जिसका रेडियस N2 है R2 है उसमें N2 टर्न्स है, और इसमें कुछ I2 करंट फ्लो कर रहा है। R2 की वैल्यू R1 से बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अगर आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया तो हम लोग बहुत आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि जब इसमें कुछ करंट जा रहा है तो इसके अंदर कुछ हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है ना कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 विल बी इक्वल टू M टाइम्स I2, इस बात को यूज करना है हम लोगों को।
तो अब कॉइल 1 के थ्रू फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है NBA, राइट। अगर एंगल तो ऑब्वियसली वहां पे 0 डिग्रीज है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 जब देख रहे हैं तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी जाती है, तो एक लूप अगर जिसमें लूप में जब करंट घूम रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R होती है, और जब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो म्यू नॉट I/2R2 इंटू N2 ऐसे कुछ नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सप्रेस। एरिया कितना है इसका, πr1²। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स आ जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से टर्म्स को रीअरेंज करते हो तो म्यू नॉट N1 N2 πr² R1² अपॉन 2R2 इंटू I2, ये आपका फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 हमारे पास आ गया है। तो जब मेरे पास फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 यहां पे आ गया है M, और तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो मुझे समझ आ जाएगा ये वाला जो मेरा टर्म है ये यहां पे इन दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल जाता है, तो जैसे फ्लक्स 1 थ्रू करंट थ्रू I2 में की वजह से फ्लक्स 1 है, तो अगर इसमें करंट I1 फ्लो करता है तो फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 भी जब आप निकालना चाहोगे तो वो M टाइम्स I1 आप बोल सकते हो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली जो बात है हमारे सामने। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो बच्चों, तो यू कैन ऑब्वियसली पुट योर डाउट्स इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू आउट। एक और एग्जांपल में म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपको देना चाहता हूं कि हमारे पास एक बड़ा कॉइल है जिसमें N1 टर्न्स, L1 लेंथ, A1 एरिया है, और एक छोटा कॉइल है जो उसके अंदर प्लेस्ड है जिसमें N2 लेंथ, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, L2 लेंथ, A2 उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A2 की वैल्यू A1 से बहुत छोटी है, इसका आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। खुद से सॉल्व करना है, चैट जीपीटी से सॉल्व नहीं करवाना है। आप ही को पेपर देना पड़ेगा जब चैट जीपीटी नहीं चल रहा होगा। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की एप्लीकेशन की बात कर लेता हूं, छोटी सी बात है बस। ट्रांसफॉर्मर नाम की एक चीज होती है हमारे सामने जो आए दिन आपके घरों में फुकती रहती होगी, इसके बारे में बात कर सकता हूं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। बेसिक चीज ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड इन जनरल ट्रांसफॉर्मर में जनरली एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल जो पीछे से आ रही है, सेकेंडरी कॉइल जो आगे जा रही है। तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस Vp है और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस Vs है, तो जनरली हम ये बात देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि जो Vp अपॉन Vs होता है वो Np अपॉन Ns के प्रोपोर्शनल होता है, कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं एक आपको हिंट दे देता हूं कि जो Vp होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो Ip की चेंज होने की वजह से Vp जो आएगा वो L dIp/dt हो जाएगा, और जो Vs होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा था बाय डिफॉल्ट, वो M dIp/dt हमारे पास आ जाएगा। तो एक्चुअली Vp/Vs जो है वो L और M का रेशियो होता है, और L जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो खुद के अंदर होता है उसके स्क्वायर से, और जो M होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों कॉइल्स के टर्न्स के प्रोडक्ट से। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो Vp/Vs की वैल्यू Np/Ns आपको पता चल जानी चाहिए। दैट्स ओके, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस ऑल्सो, ठीक है। अगेन एक और छोटी सी बात इसमें आती है दैट इफ एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, तो फिर हम बात बोल सकते हैं कि जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी। व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मीन्स कि Vp/Ip ये हमारी इनपुट पावर है जो इनपुट वाले सर्किट में है, वो हमारी Vs/Is जो आउटपुट पावर है, Vi पावर होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, उसके बराबर हो जाएगी। तो Vp/Ip विल बी इक्वल टू Vs/Is। तो यहां से बहुत बार Vp/Vs Np/Ns विच इज इक्वल टू Is/Ip भी आप कर देते हैं, क्योंकि Vp/Vs जो हो जाएगा वो Is/Ip हो जाएगा। तो यहां से आपको एक्चुअली में पता चलता है यूसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि जब आप एक पावर प्लांट से करंट को फ्लो कराना चाहते हैं टू लेट्स से टू योर होम, तो बहुत दूर होते हैं पावर प्लांट, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा इतना हाई करंट पे फ्लो कराएंगे आप उसको, तो हम जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और हाई टेंशन वायर, जैसे आप देखते हैं 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली वायर, जैसे आप घर के आसपास देखते होंगे, तो हम बहुत हाई टेंशन वायर्स यूज करते हैं। और हाई टेंशन वायर, क्योंकि जब पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, तो उन वायर्स में करंट कम हो जाता है,
तो लोगों को शॉक लगने की पॉसिबिलिटी एज वेल एज उसमें जो हीट लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर घर पे आने के बाद हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन कर लेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, बेसिकली सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, विच बेसिकली इंप्लाइज जो करंट है सेकेंडरी में वो कम होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। और ये तब होगा जब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होंगे। स्टेप अप हो रहा होगा और ये हो रहा होगा पावर प्लांट पे यूज। कहां पे यूज हो रहा होगा, पावर प्लांट पे, जहां से वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, जो आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर फूकता है वो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वहां पे सेकेंडरी का जो वोल्टेज है प्राइमरी के वोल्टेज से कम होगा, क्योंकि आपके घर में तो 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है, ठीक है। विच बेसिकली इंप्लाई आईएस की जो वैल्यू है वो आईपी से ज्यादा होगी, विच बेसिकली इंप्लाई की जो एनएस की वैल्यू है एनपी से कम होगी। ये बेसिकली आपके सबस्टेशंस जो होते हैं वहां पे या कहीं पे ऐसे यूज होता है। सो दैट इज परफेक्टली ओके। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बात आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमारा इंडक्टर्स, म्यूचुअल इंडक्टर्स, सेल्फ इंडक्टर्स, फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, लार्जली यही पॉइंट्स हमारे ईएमआई के अंदर आते हैं। कोई और भी टॉपिक है जो आप ईएमआई के अंदर मेरे से समझना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप कोई और टॉपिक पे या चैप्टर पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर। ऑल द बेस्ट।